हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हरकिरत सिंह, सभी को नमस्कार। चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हमारी दूसरी क्लास। तो मैप बनाना अच्छी तरीके से सीख लीजिए और यही अपने को काम रहेगा। अब देखिए, इसके अंदर हम देख रहे थे कि यहाँ से हमारे पास में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये ऊपर हमारे पास में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नीचे है हमारे पास में तटीय सीमा, वाटर बाउंड्री, और एक है इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, दो ही हमारे पास में दो प्रकार की सीमा है भारत की। इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब सागर, और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर जो हमारे पास में थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसमें हमने देख लिया था कि हमारे पास में पाकिस्तान है। यहाँ पे यहाँ हमारे पास में था अफगानिस्तान, और यहाँ है हमारे पास में चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे पास में आ चुके हैं। इनमें हम देखते हैं कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ में टच करती है, तो वो हमारे पास में है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में। और उसके बाद में देखिए 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर, और फिर देखिए पाकिस्तान के साथ में 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेपाल के अंदर 1751 किलोमीटर, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगी 1458 किलोमीटर। फिर है हमारे पास में 857 किलोमीटर, और ये है हमारे पास में 80 किलोमीटर। इस प्रकार से ये आ चुकी है हमारे पास में 15,200 किलोमीटर। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हमें देखना है कि सबसे लंबी सीमा किसकी आ गई, बांग्लादेश की आ गई है भारत के साथ में, और सबसे छोटी सीमा किसकी आ गई है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो ये सीमा है इसको डिसाइड किया गया था डुरंड के द्वारा, मिस्टर डुरंड के द्वारा, सर डुरंड थे, तो इसलिए इसको डुरंड रेखा कहते हैं। और उसके बाद में आती है पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ रेखा आती है हमारे पास में। यहाँ पे क्या रेड क्लिफ आती है, रेड क्लिफ रेखा, इसे रेड क्लिफ के द्वारा डिसाइड किया गया था 1947 के अंदर, तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से चीन के साथ में जो लगने वाली सीमा है हमारे पास में उसे कहते हैं मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा कहते हैं, मेक मोहन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से तीन रेखाएं हैं जिनके बारे में नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस जम्मू कश्मीर, जो ये हमारे पास जम्मू कश्मीर राज्य था एक, उसको दो टुकड़ों में बांट करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन हम जरा यहाँ पे ध्यान देते थोड़ा सा कि ये जो अफगानिस्तान है, वर्तमान में ये माना जाता है कि भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ टच नहीं करती है, क्योंकि ये जो हमारे पास में क्षेत्र आ जाता है, ये आता है पीओके का क्षेत्र, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है। और ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे पास में लाइन ऑफ कंट्रोल है। ऐसी ही लाइन यहाँ पर है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इसके पार का जो इलाका है, जो ये चाइना के द्वारा दबाया हुआ है, इसे कहते हैं ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन। तो ये इलाका जो है वो ऑक्साई चीन कहलाता है। ये इलाका जो है ये पीओके कहलाता है। पीओके को अलग कौन करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ऑक्साई चीन को अलग कौन करती है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में आता है। और अब हम देखने जा रहे हैं, ये हमारे पास में सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। लेकिन फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आगे बढ़िए दोस्तों, तो सबसे अब हम बात करते हैं कि भारत की सीमा पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो भारत की सीमा पर सबसे बड़ा देश कौन सा कहलाएगा,
चाइना जो है भारत की सीमा पर सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश कौन सा कहलाएगा? भूटान जो है वो सबसे छोटा देश कहलाएगा, भूटान छोटा देश कहलाएगा। क्लियर? और सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी? लंबी सीमा की बात करें तो कौन सी किसकी लगेगी? बांग्लादेश की लगेगी। और कम सीमा की बात करें तो कम सीमा लगती है किसकी? अफगानिस्तान की। यदि अफगानिस्तान हमारे पास नहीं है तो हम बता सकते हैं भूटान की 587 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 587 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है, और सबसे छोटा देश यही है भारत की सीमा पर। ये हो गया हमारे पास में बाहरी देशों के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम देखते हैं भारत के अंदर चलते हैं। बाहर का हमने सारा कैटेगरी देख लिया है, अब हम अंदर चलेंगे। लेकिन अंदर चलने से पहले भी हमारे पास में 2 पॉइंट रह रहे हैं क्लियर करने वाले। वो 2 पॉइंट कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अक्षांश देशांतर हम देखे थे, और हमने देख लिया था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया था। और इसी के साथ अब हमने यहाँ पे ध्यान दिया था कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो भारत का पॉइंट है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस प्रकार इधर अरब सागर के अंदर जो हमारे पॉइंट है ये हमारे पास में लक्षद्वीप है। तो देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु तो है हमारे पास में कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, लेकिन भारत का सुदूर दक्षिणतम, ठीक है, पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है इसे। तो इंदिरा पॉइंट या इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट। तो देखिए इसके 3 नाम है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे कहा था कन्याकुमारी या केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप कहते हैं, उसी प्रकार से इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह पर है। ध्यान रखिएगा, निकोबार का जो हमारे पास में सबसे लास्ट में है ग्रेट निकोबार, वहां पर ये स्थित है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और ये हमारे पास में कन्याकुमारी कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर है। यानी भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट है। और उसके बाद में देखेंगे यह हमारे पास में नीचे बिल्कुल आ जाता है 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी की जो दूरी है ये आती है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर आती है। यहाँ हमारे पास में कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जो है ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सीधा जब सूर्य चमकता है तो वो समय होता है हमारे पास में 21 जून का। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमकता है, जिस कारण से यहाँ पर दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा, और रात छोटी होती है, रात छोटी होती है। तो दिन में परिवर्तन, जो दिन बड़ा और छोटा होता है, ये किस कारण से परिवर्तन हुआ? अक्षांश के कारण परिवर्तन हुआ। यानी ये हमारे पास में अक्षांश है। और दिन जो हमारे पास में होता है कि अब दिन है रात है, ये हम क्या, ये कैसे होता है? ये होता है देशांतर के कारण। ठीक है, देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और साथ साथ में घूर्णन गति से घूर्णन कर रही है। उस घूर्णन के कारण क्या है कि देशांतर, कभी एक देशांतर सामने आता है, कभी दूसरा आता है। तो देशांतर जो है सूर्य के सामने आते रहते हैं, जिस कारण से दिन रात बदलते हैं। तो देशांतरों से हम सेट करेंगे दिन रात का बदलना, और अक्षांशों से सेट करेंगे दिन रात का बड़ा और छोटा होना। ठीक है, ये हमारे पास में ध्यान रखना है। 21 जून को भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। इसका ऑपोजिट 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है, दिन छोटा, और रात बड़ी होती है, रात बड़ी होती है। और एक हमारे पास में है 22 मार्च और 23 सितंबर। इस समय जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो भूमध्य रेखा पर होने के कारण दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होगी। 22 दिसंबर को भारत में, मेनली क्या है, कहाँ पर? भारत में दिन बड़ा होगा, या उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होगी। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होगी। तो ये 3 जो इफेक्ट हैं ये किस कारण से हुए हैं? अक्षांश के कारण से हुए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा समय है परिवर्तित होता है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है देशांतरों के कारण से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर है,
0 डिग्री देशांतर है, इसे देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा यानी कि जीएमटी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। और इस 0 डिग्री देशांतर से भारत की जो स्थिति है वो पूर्व की ओर है, और पूर्व की ओर होने के कारण क्या है, सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। और टोटल हम बात करते हैं देशांतरों की, तो टोटल देशांतर हमारे पास में आ जाते हैं 360 देशांतर। टोटल कितने हैं, 360। और 360 देशांतरों को पार करने में यानी पूरा रोटेट होने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री रोटेट करने के अंदर, ठीक है। 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होती है पृथ्वी। और इस प्रकार से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है कि 1 डिग्री रोटेट होने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए इस प्रकार से अब प्रत्येक देश के अंदर अगर हम जीएमटी को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे समय पूरी पृथ्वी का एक होगा, लेकिन एक नहीं है, समय हर जगह पर अलग अलग है। वो समय जो डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है 15 के टेबल में, यानी 0 डिग्री के बाद में जिस देश में से 15 डिग्री निशान निकलेगा उसमें अलग टाइम होगा, फिर आगे 15 डिग्री, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ चलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर 15 के टेबल में अगर हम अपना मानक समय रेखा डिसाइड करेंगे तो हमारे पास में 15 के बाद में 30, 45 और 60 जो है पाकिस्तान में रह जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 75 और 75 के बाद में आएगा 90। लेकिन अब भारत के अंदर 2 मानक समय नहीं बन सकते, यानी भारत को एक ही मानक समय रखना है। इसीलिए भारत के अंदर जो डिसाइड की गई है मानक समय रेखा वो है हमारे पास में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। IMT कहा जाता है इसे, इंडियन मेन टाइम कहा जाता है, या SMT भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेन टाइम इसे कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी आ गई हमारे पास में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आ गया, क्लियर। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये हमारा ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे है, क्योंकि पहले सूर्य पूर्व में उदय होगा फिर वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितना समय आगे है। तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि 80 डिग्री को पार करने में समय कितना लगेगा, तो 8 चौका 32, 320 मिनट ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में आ गया हमारे पास में 82, यानी कि 8 मिनट और ऐड कर देते हैं तो आ गया हमारे पास में 328। और आधा डिग्री है, आधा डिग्री का हम 2 मिनट और ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब है कि 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट जो है ये भारत का जो GMT है, भारत का जो मेन टाइम है वो GMT से कितना समय आगे है, 5.5 घंटे आगे है, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास में 82.5 डिग्री जो है ये मानक समय रेखा है। अब हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो मानक समय रेखा है ये किन किन राज्यों से गुजरती है, और ये जो हमारे पास में कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ, वैसे तो हम जब इसका मैप करेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा सारा कुछ कि कौन कौन से राज्य आने वाले हैं। तो इनको देखते हैं हम। एक आएगा हमारे पास में यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद में आ जाएगा राजस्थान, एक गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है हमारे पास में मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, और उसके बाद में पांचवा है हमारे पास में झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुके हैं 8 राज्य, यानी कि ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो यही क्रम रहेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 8 राज्य हैं इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। जिस प्रकार हमने ये जो
बाउंड्री पे देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा कौन सा है, वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा त्रिपुरा, सबसे लंबी जो कर्क रेखा की लंबाई है सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है, तो मध्य प्रदेश में आएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबाई आएगी इसकी, और सबसे कम लंबाई किसमें आती है, त्रिपुरा के अंदर आती है। क्लियर, तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और इसी बीच हम ये देख लेते हैं कि 82.5 डिग्री जो हमारी मेन टाइम है ये नैनी गांव से होकर के निकलती है। नैनी गांव, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि GMT 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन से गुजरती है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन से गुजरती है, उसी प्रकार से ये 82.5 डिग्री जो है ये नैनी गांव, और अगर हमसे और बड़ा पूछा जाए, नाम अलग दिया जाए, तो आ जाता है मिर्जापुर तहसील आ जाती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो इलाहाबाद आ जाएगी, इलाहाबाद तहसील। और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में उत्तर प्रदेश, यानी कि कहाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से होकर के ये जो हमारी IMT है गुजरती है। क्लियर, तो ये उसके बाद देख लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ हमारे पास में पहले आएगा उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद में हम नीचे देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में मध्य प्रदेश भी आएगा और छत्तीसगढ़ भी आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले एक हम देख लेते हैं IMT का, यहाँ लिख लेते हैं हम, एक पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारे पास में मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है हमारे पास में उड़ीसा, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा आ जाता है हमारे पास में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखने अपने को, ये 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी दिशांतर है 5 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।